प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए आपको पहले जरूरी होगा समझना कि रैंडम इवेंट्स, एक्सपेरिमेंट एंड टाइप्स ऑफ इवेंट्स, उसी के बेस पर हम प्रोबेबिलिटी को फिर डेवलप करते हैं और आंसर निकालते हैं, कैसे आंसर आते हैं। तो रैंडम इवेंट्स अगर आप समझते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म करेंगे तो उसके आउटकम्स कैन बी रैंडम और आउटकम्स कैन बी डेफिनेट, डिटर्मिनिस्टिक। अगर आउटकम्स रैंडम है तो फिर उसमें प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं कि इवेंट होने के क्या चांसेस होंगे। अब रैंडम इवेंट्स क्या होंगी? जैसे हमने कॉइन टॉस किया तो आउटकम कैन बी हेड, आउटकम कैन बी टेल। आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते पहले से, दोनों में से कोई एक आ सकता है। या आपने एक डाइस को थ्रो किया तो डाइस थ्रो करने पे आउटकम कैन बी 1, आउटकम कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 6। सो ऑल द 6 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, बट आप नहीं बोल सकते क्या आउटकम आएगा। तो इनको बोलते हैं रैंडम इवेंट्स। काफी सारे एक्सपेरिमेंट हैं। आप एक डेक ऑफ कार्ड्स है जिसमें 52 कार्ड्स हैं, आप एक कार्ड को बाहर निकालिए रैंडमली, तो कार्ड कोई भी आ सकता है। तो अगर आप बिना किसी रूल के या बिना किसी बायस के कार्ड बाहर निकालेंगे, इट विल बी ए रैंडम कार्ड। तो जो रैंडम इवेंट्स होंगी उन्हीं के लिए प्रोबेबिलिटी वैलिड होती है। अगर हम कहते हैं कि भाई आज है मंडे तो कल क्या दिन होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं हुआ, दिस इज डिटर्मिनिस्टिक इवेंट। आज मंडे है तो कल ट्यूसडे ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी जानने के लिए पहले आप ये देखें सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस डिसाइड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। कैसे डिसाइड करते हैं इसको? इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसके बहुत सारे अलग अलग आंसर आ सकते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? आउटकम्स। तो उन सारे आउटकम्स का जो सेट बनता है, कलेक्शन बनता है, उसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। मान लीजिए आपने एक सिंपल कॉइन को टॉस किया, 1 कॉइन, तो बताइए इसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, आंसर कैन बी हेड, आंसर कैन बी टेल। तो इस सेट को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसी में से कुछ आपके लिए फेवरेबल होते हैं और कुछ आपके लिए अनफेवरेबल होते हैं। सपोज यू थ्रो 2 कॉइन्स, तो अब सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स ज्यादा हो जाएंगे। तो सैंपल स्पेस कैन बी नाउ हेड कॉमा हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो आप कितने एक्सपेरिमेंट में आप कितने आपको आंसर दिख रहे हैं? 4 पॉसिबल आंसर्स। तो नाउ दिस सैंपल स्पेस इज कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स। तो जितना आपका बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा उतने ज्यादा इसके आंसर आ सकते हैं, उतना ही बड़ा सैंपल साइज हो सकता है। मान लीजिए आप थ्रो करते हैं सिंगल डाइस, तो सैंपल स्पेस विल कंटेन 6 एलिमेंट्स। इट कैन बी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। सपोज क्वेश्चन कहते हैं कि एक डाइस को हमने थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम इज 3? सो 3 इज 1 आउटकम आउट ऑफ 6। तो क्या आंसर आना चाहिए? 1/6. 1/6। देयर आर 6 पॉसिबल केसेस, वन ऑफ देम इज फेवरेबल टू यू। तो हमने कैलिब्रेशन कर दिया कि फेवरेबल अपॉन टोटल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज 1/6। अच्छा, एक और चीज इसमें है कि जो 1 आने के चांसेस हैं, क्या उतने ही 2 आने के भी चांसेस हैं? यस सर. यस, जब आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, दैट इन टर्न्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एटसेट्रा। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स अगर नहीं होंगी तो हम फिर प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो डाइस जो है आपकी वो फेयर डाइस है। हम इसके लिए एक वर्ड बार बार आप देखेंगे इस चैप्टर में, ये लिखा होता है कि इट इज ए फेयर डाइस। फेयर का मतलब है बायस नहीं है, इस पे जो 1 है और जो 2 है उन सबके लिए इक्वल एरिया है, तो सबके आने के चांसेस बराबर है। अच्छा, आप ये बताइए सैंपल स्पेस क्या ये हमेशा काउंटेबल होगा या सब कभी कभी अनकाउंटेबल भी हो जाता है? काउंटेबल. भाई अभी तो आप काउंट कर पा रहे हैं कि कॉइन होगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, 2 कॉइन्स होंगे तो 4 पॉसिबिलिटीज है, एक डाइस होगी तो 6 पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये काउंटेबल क्वेश्चन नहीं बनता। मान लीजिए आपने कहा कि एक नंबर हमने सेलेक्ट किया 1, रैंडम, नेचुरल नंबर। बताइए कितने तरीके इस नंबर को सिलेक्ट करने के? तो आपने एक नंबर को रेंडमली सेलेक्ट कर लिया। कहां से सेलेक्ट किया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। तो जो आपने नंबर सेलेक्ट किया उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है?
upon infinity. इनफाइनाइट, Infinite. ठीक है, इनफाइनाइट, Infinite. ठीक है। अब हम कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5। क्या ढूंढना आपको? इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल कितने होते हैं? ये भी इनफाइनाइट होते हैं। इट कैन बी 5, 10, 15, 20, 25, 30 एटसेट्रा। तो जो आपके फेवरेबल केसेस है वो भी इनफाइनाइट है, और जो आपके टोटल केसेस है वो भी इनफाइनाइट है। तो क्या हम ऐसे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी सोल्व कर सकते हैं? No, sir. Sir, भाई अब तक हमारा कितना सिंपल क्वेश्चन था कि कॉइन को टॉस किया, दो आउटकम आ सकते हैं, वन इज फेवरेबल, वन इज अनफेवरेबल। तो फेवरेबल होने की चांस हो गई 1/2। सिंपल लॉजिक। इस क्वेश्चन में अगर हमने एक नंबर सेलेक्ट किया दैट इज नेचुरल, तो उसके सिलेक्शन के चांस तो इनफाइनाइट है। सॉरी, सिलेक्शन करने के तरीके इनफाइनाइट है। हमें उसमें से चाहिए कि एक नंबर 5 का मल्टीपल आना चाहिए, उस बात के तरीके भी इनफाइनाइट है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन में हम? तो ये काउंटेबल क्वेश्चन नहीं है। जो मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा था, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं, हम उसको सिमेट्री से डील करते हैं। तो आंसर विल बी 1/5। क्या लॉजिक हुआ? एवरी फिफ्थ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। तो आप तो ये देखो, हर 5वां नंबर आपको 5 का मल्टीपल मिलता जा रहा है, भले आपके इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो फेवरेबल भी इनफाइनाइट और टोटल भी इनफाइनाइट। तो काउंटिंग छोड़ दीजिए आप उसमें और यूज कीजिए सिमेट्री और पैटर्न। उसके बेस पर हम आंसर निकाल पा रहे हैं कि आंसर विल बी 1/5। तो जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि इनफाइनाइट सैंपल स्पेस है साइज, और जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे, तो काउंटिंग छोड़कर हम उसको सिमेट्री सोल्व करते हैं। यही क्वेश्चन अगर होता, ओरली बोलता हूं, लिखूंगा नहीं, वन रैंडम नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर? 1/2. 1/2. yes, sir, 1/2, yes. 1/2. every second number is even और every alternate number is even। तो हर दूसरा नंबर अगर इवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज ऑल्सो 1/2। ऑड नंबर भी हर दूसरा नंबर आता है। अच्छा, And तो sir, हाँ बताइए। प्राइम नंबर की अगर आप अपन प्राइम बात नंबर को ढूंढेंगे तो इतना इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे आप, बिकॉज प्राइम नंबर्स का जो रिपीटेशन है, बिहेवियर, वो थोड़ा मिस्टीरियस है। ऐसा बोलते हैं प्राइम नंबर्स आर द ओल्डेस्ट नंबर, है ना, 3000 ईयर्स के आसपास, 2500 साल से लोग जानते हैं प्राइम नंबर्स को। बट अभी भी उनका जो बिहेवियर है, अपीयर होने का जो पैटर्न है, वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। जैसे 2 आते हैं प्राइम, उसके बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 9 नहीं आता है। तो कभी ये लगातार आते हैं, कभी ये 4 के डिफरेंस पे आते हैं, कभी कभी उससे बड़े डिफरेंस पर आते हैं। हम हालांकि टॉपिक से थोड़ा हट रहे हैं, पर फिर भी ठीक है। देखिए आप, जैसे एक नंबर है 89, क्या ये प्राइम है? Yes. 89, Yes, sir. 89 प्राइम है, ठीक है। 89 से अगला नंबर कौन सा प्राइम है बताओ? 91 नहीं होता प्राइम, 13 into 7 होता है। उसके बाद 93 नहीं है, इट इज मल्टीपल ऑफ 3। 93 के बाद 95 मल्टीपल ऑफ 5, उसके बाद आता है 97। तो पहले 100 नंबर्स में ये सबसे बड़ा गैप होता है प्राइम के बीच में। कितना गैप है? 8 नंबर्स का। तो प्राइम नंबर्स के बीच में कितना गैप आएगा आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता पहले से, जब तक सोल्व नहीं करते। और देखिए, एक नंबर है 113, क्या ये प्राइम नंबर है? Yes, sir. यस, जितना आपको टेबल्स आते हैं ना उसमें दिखता नहीं है 113। 113 प्राइम है। 113 से अगला नंबर बताओ प्राइम कौन सा आएगा? 117. नहीं, yes, sir, 117 इज 13 into 9। थोड़े टेबल्स याद होने चाहिए तो आपको दिख जाएगा। आगे बताइए। 119 119 119 17 into 7। और बताइए। सर 115 115 तो 5 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं। 123 123 नहीं है, 3 का मल्टीपल है। 125 बिल्कुल नहीं है। 127. अच्छा बताओ, 127 क्या प्राइम नंबर होते हैं? हाँ, चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। नेक्स्ट नंबर है 127। तो ये काफी बड़ा इंटरवल है। कितना बड़ा इंटरवल है देखिए, 14। 14. इसलिए जो आपका क्वेश्चन था
कि भाई क्या हम प्राइम नंबर पे इतना आसानी से कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। प्राइम नंबर कभी कभी लगातार भी आते हैं, जैसे एक नंबर है 101, इट इज प्राइम। 103 ऑल्सो प्राइम। 107 ऑल्सो प्राइम। 109 ऑल्सो प्राइम। तो कितना लगातार नंबर आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी नहीं आते। तो हम इसको मल्टीपल डिविजिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 7। बहुत अच्छा आपको आंसर उस पर देगा। तो ये हुआ सैंपल स्पेस। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन है, इट इज नोन एज रेशियो ऑफ फेवरेबल एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस मे बी काउंटेबल, मे नॉट बी काउंटेबल। तो हम फिर उस केस में उसको सिमेट्री बना के सोल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1, क्योंकि जो आपका सैंपल स्पेस है उसी में से तो आप फेवरेबल विड्रॉ कर रहे हैं और उसी में से आप टोटल केसेस भी निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल ऑलवेज बी लेस देन 1 और इक्वल टू 1 एंड ऑलवेज बी मोर देन इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी 1 आने का मतलब यह है कि इवेंट पक्का होगी, डेफिनेटली होगी, रैंडम इवेंट नहीं है। और 0 आने का मीनिंग भी क्या है, इट इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल इवेंट। जो उसके बीच में आंसर आएंगे वो सब रैंडम इवेंट्स हैं। तो एक तो हम इस चैप्टर को ज्यादा पढ़े बिना थोड़ा थोड़ा आइडिया लें। मैं आपसे कुछ कुछ छोटे क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए आपने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। कितना आंसर आना चाहिए बताइए? 1/3. 1/3. 1/3. नो। Sir, 1/2. 1/2. 1/2. Even numbers are 3, 2, 4, 6. So there are 3 favorable cases. Total cases are 6. So the answer is 1/2. ठीक है। Probability of getting a prime number. Sir, 1/2. 2/3. Again 1/2. 2/3. 2, 3, 5. 2 भी प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 5 भी प्राइम। तो आंसर विल बी अगेन 3/6. दिस आंसर इज 1/2. ठीक है। तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और प्राइम। या तो इवन आंसर आ जाए या प्राइम आंसर आ जाए। 5/6. 1/6. कितना आंसर बताइए? 1/6. 1/6. 1/6। So 1. नहीं, 1/6 नहीं है। इट शुड बी इवन और प्राइम। So 1. नहीं कीर्ति, 5/6. 5/6 इज करेक्ट आंसर। तो या तो इवन नंबर आना चाहिए या प्राइम आना चाहिए। तो देखो इवन और प्राइम क्या क्या होंगे। इवन और प्राइम, या तो 2 आ जाएगा, चलेगा। 3 यस, 4 ये भी यस, 5 यस बिकॉज प्राइम है, और 6 ये भी चलेगा। भाई ऐसा क्या नंबर है जो ना तो इवन है ना प्राइम है? ऐसा सिर्फ 1 है। तो एक 1 को छोड़ के बाकी सब चलेगा। तो आंसर कितना? 5/6। कई लोगों का जो आंसर 1 आ रहा है वो किस बेस पर आ रहा है? अब मैं लिख देता हूं क्वेश्चन क्या होना चाहिए था जब इसका आंसर 1 आएगा। 1/6 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर एंड प्राइम। अब बताओ कितना आंसर? 1/6. That is. नाउ इट इज 1/6। प्राइम भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए। तो ऐसे एक ही केस होगा। आंसर इज 1/6। और प्रोबेबिलिटी थ्योरी में एक और अच्छा क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने के चांस हो गए 1/2। इस बात का क्या मीनिंग है? क्या इसका मतलब है अगर आप कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो 1 बार हेड आएगा, 1 बार टेल आएगा? या आप उसको 4 बार टॉस करेंगे तो ठीक 2 बार हेड आएगा, 2 बार टेल आएगा? या कुछ भी आ सकता है? भाई मतलब अगर आपने सर सारी पॉसिबिलिटी है। सारी पॉसिबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ ली तो आपको समझ आ गई कॉइन को टॉस करने पर हेड आने के चांस 1/2 है और टेल आने के 1/2 है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है? अगर आपने कॉइन को 6 बार टॉस किया तो क्या आपकी ये नॉलेज से कोई फर्क पड़ेगा? आउटकम कितने आएंगे इस बात पर? ये नहीं पड़ेगा। तो इसकी जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आउटकम 4 के 4 हेड आ सकते हैं, 4 के 4 टेल आ सकते हैं, उसमें से 3 हेड आ सकते हैं, 2 हेड आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप एक कॉइन को 1000 टाइम टॉस करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट 500 टाइम्स हेड आएगा। ऑलमोस्ट 495 आ सकता है, 493 आ सकता है। तो लॉन्ग रन में प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही साबित होती है। आप अगर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट काफी बढ़ा दें या नंबर ऑफ ट्रायल्स काफी बढ़ा दें तो प्रोबेबिलिटी काफी इफेक्टिवली वर्क करती है।
सिंगल एक्सपेरिमेंट में ये इफेक्टिवली काम नहीं करेगी। जैसे एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें 50 क्वेश्चन हैं और ऑब्जेक्टिव है और आपको उसके आंसर्स नहीं आते हैं और आप हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या रैंडमली पिक कर लेते हैं कोई आंसर, तो उसमें ठीक होने के चांस 1/4 ही होंगे अगर 4 चॉइस है तो। लेकिन अगर 3 ही क्वेश्चन पे आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं तो तीनों के तीनों ठीक हो सकते हैं, 3 में तीनों गलत भी हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा इफेक्ट देगी, अच्छा रिजल्ट देगी अगर आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स काफी ज्यादा होंगे। तो यह है एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सैंपल स्पेस के कुछ एग्जांपल्स हमने आपको बता दिए। एक इसका मैं एग्जांपल कराता हूं आपको। मान लीजिए क्वेश्चन है कि लैंग्वेज की जरूरत नहीं, देयर इज अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस, कुछ भी एक बड़ा सर्कल हमने यहां बना दिया, एंड इनसाइड दिस सर्कल ए पॉइंट इज रेंडमली सेलेक्टेड। कहीं भी पॉइंट आपने मार्क कर दो सर्कल के अंदर। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट is nearer to center than circumference। क्या क्वेश्चन है, एक पॉइंट हमने रेंडमली मार्क किया, कहीं भी मार्क कर सकते हो ना, इधर 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 कहीं भी, बिल्कुल सेंटर में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो आपने पॉइंट मार्क किया इट इज क्लोजर टू सेंटर एज कंपेयर टू सर्कमफ्रेंस। इस बात के कितने चांसेस होंगे? सर ये तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, वैसे भी कहीं पर भी ड्रॉ करो। Yes, number of ways of selecting the point is infinite, but probability is not infinite. Probability lies 1 by between 2? 0 to 1. 1 by 2 एक आंसर हो सकता है। 1/2 का क्या लॉजिक है कि भाई या तो सेंटर के पास होगा या सेंटर से दूर होगा। Yes, sir. ठीक है, पर ये आपको लगता है बहुत सिंपल आइडिया है तो सारे क्वेश्चन पे लागू हो जाएगा, या तो इवेंट होगी या नहीं होगी। सोच के बताइए कितना आंसर आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that your selected point is nearer to center as compared to circumference? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। रजत आप बताइए क्या आंसर आना चाहिए? 1/4। 1/4 कैसा आंसर? 1/4 बताइए। लाइक अगर अपन 4 कॉर्नर्स लेते हैं ठीक है, तो जैसे लेफ्ट साइड राइट साइड में ऐसा कुछ। पर सर्कल में तो कॉर्नर्स नहीं होंगे ना। हाँ मतलब पॉइंट्स ले रहे हैं अपन जैसे 4। ठीक है, फिर 4 ही क्यों लिए आपने? 6 पॉइंट्स क्यों नहीं लिए इक्वली लाइकली? भाई हम इक्यू डिस्टेंस 6 पॉइंट्स भी तो ले सकते हैं ना। हाँ तो 4 ही क्यों? वो हिट एंड ट्राई में तो ट्राई कर रहे थे। हाँ, क्योंकि कॉर्नर्स वाला लॉजिक इसमें सही नहीं बैठेगा। कोई नहीं, मैं एकदम से नहीं बता रहा हूं, मैं डिस्कस करना चाहता हूं। हाँ, सर्कमफ्रेंस का लॉजिक हो सकता है, कॉर्नर्स का नहीं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के वो जो ऐसा कुछ। नहीं, वैसा भी नहीं। मैं एकदम से नहीं बता रहा हूं आंसर, ये डुएबल क्वेश्चन आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे एग्जांपल है समझाने के लिए। कोई भी बताइए आप, मतलब ये बताओ किस क्राइटेरिया से आप डिसाइड करेंगे कि आपका पॉइंट सेंटर के क्लोज है और सर्कमफ्रेंस से दूर है, और वाइस वर्सा, इट इज क्लोजर टू सर्कमफ्रेंस बट अवे फ्रॉम सेंटर। सर इसकी रेडियस से अगर वो बड़ा हुआ तो ऐसा कुछ। डायमीटर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए पहले इसमें आप क्या करें, या तो रेडियस मान लो या डायमीटर मान लो। हमने क्या किया, बीच में एक बॉर्डर ड्रॉ किया, एक ड्रॉ कर दिया ऐसा। अगर आपका पॉइंट इस अंदर वाले सर्कल के अंदर है देन इट विल बी सेट टू क्लोजर टू सेंटर, और अगर अंदर वाले सर्कल से बाहर है देन इट विल बी क्लोजर टू सर्कमफ्रेंस। ये बताइए बात सही है कि नहीं है? Yes, sir. भी पहले आप मार्किंग तो करें Yes, कि sir. किसके अंदर रहने पर। अच्छा, सर्कल में कॉर्नर्स नहीं होते हैं, सेंटर की चारों तरफ बराबर तरीके से एक्सपेंड हो गए। सो दिस एरिया इनसाइड दिस सर्कल इज योर फेवरेबल एरिया। आपके पॉइंट्स यहां कुछ भी हो सकते हैं, सारे जो पॉइंट्स लगा रहा हूं मैं ऑरेंज कलर के, दीज आर योर फेवरेबल पॉइंट्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते।
पर अगर हम काउंट नहीं कर सकते, हम एरिया सोल्व कर सकते हैं ना इसको. दिस इज योर फेवरेबल एरिया. एंड व्हाट इज द टोटल एरिया? टोटल एरिया ऑफ द व्हाइट सर्कल्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द इनर सर्कल, दैट इज पाई इंटू रेडियस तो कुछ ही मान लो आप, इसकी रेडियस हो जाएगी r/2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द आउटर सर्कल, इट इज पाई इंटू r². व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 1/4. तो यस, तुम्हारा आंसर तो सही था, पर मेथड दूर दूर तक सही नहीं था. सर्कल में कॉर्नर्स का लॉजिक नहीं है, और कई क्वेश्चंस में ये इशू आता है कि हम इसको बिगिन कैसे करें. ये उन्हीं क्वेश्चन में से एक है. सॉल्यूशन बहुत छोटा है, और ये तो आपने देखा होगा शूटिंग के इतने गेम्स होते हैं, अंदर हिट करना ज्यादा मुश्किल काम होता है. 50-50 नहीं होता है. सेंटर के क्लोजर हिट करना ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, सेंटर से दूर हिट करना कोई बड़ी स्किल नहीं है. तो अंदर वाला एरिया छोटा हो जाता है. तो इट इज ऑल्सो सेड दैट प्रोबेबिलिटी इज ए मेजरमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी. कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. सो इट कैन बी एरिया अपॉन एरिया, इट कैन बी लेंथ अपॉन लेंथ, इट कैन बी नंबर ऑफ वेज अपॉन नंबर ऑफ वेज, इट कैन बी कॉम्बिनेशन अपॉन कॉम्बिनेशंस, इट कैन बी परम्यूटेशंस अपॉन परम्यूटेशंस. एक्चुअली ये दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियोज है. आप इस क्वेश्चन में हमने क्या अप्लाई किया, काउंट तो नहीं कर सकते आप. बॉर्डर पे अपन लेंगे, ठीक है, सर्कल का, सर्कल के बॉर्डर पे अपन लेंगे, ठीक है. तो उससे निकालेंगे. उसमें हाँ, ये जो बॉर्डर वाला केस है, इसमें क्या लगता है हमें कि भाई तीन आंसर होना चाहिए. या तो ये सेंटर के पास होगा, या ये बॉर्डर पर होगा, या ये बॉर्डर से दूर होगा. बट एक टर्म होती है इक्वली लाइकली इवेंट्स. आप खुद बताइए इस बात के कितने चांस है कि आप ठीक बॉर्डर पे हिट कर दें, या ठीक बॉर्डर पे आपने पॉइंट को चूज किया. रेयरेस्ट, ना के बराबर. हम ये भी जानते हैं कि जो एक लाइन होती है ना, लाइन की थिकनेस क्या होती है? 0. तो आइडियली अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना भी दूं एक अलग कलर में, मान लीजिए मैंने लाइन बना दी, तो जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ज्योमेट्री के हिसाब से लाइन की थिकनेस 0 होती है. सर एक्चुअली ना बॉर्डर पे मतलब साइड में जो लेफ्ट साइड है ना, उसमें सीधा सीधा बॉर्डर पे होगा, उसमें लेंगे अपन. नहीं, आप पूरा स्टेटमेंट सुनो, पूछता हूँ. आपने इस पूरे सर्कल पे एक डॉट मार्क किया, एक पॉइंट रेंडमली मार्क किया. हाँ. इस बात के कितने चांस है कि आपका पॉइंट ठीक ग्रीन लाइन के ऊपर है, ना उसके लेफ्ट में है ना उसके राइट में? इस बात के 0 चांसेस है. आप एक प्लेग्राउंड लो अपने घर के आसपास, उसमें एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए. आप लाइन की थिकनेस होनी चाहिए 0.1. सर एक सेकेंड, एक बार जो बड़ा वाला सर्कल है उस पे एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए. बड़े वाले सर्कल पे एकदम स्ट्रेट लाइन. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल. ठीक है, ऐसे लाइन साइड में मतलब एकदम साइड में. ठीक है, टेंजेंशियल. ऐसी लाइन या टेंजेंट लाइन? एक सेकेंड, वेट. नो सर, ऐसी नहीं आएगी. सर्कल के बाहर होनी चाहिए लाइन. हाँ, बॉर्डर को टच करनी चाहिए, तो टेंजेंट होनी चाहिए. चलो, हाँ. सही. आप बताओ. ये सही लग रही है ये ना. आप देखो, मैं बता दूं आपका लॉजिक क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत बार करा चुका मैं. अब सर्कल का जो मूवमेंट होता है वो लीनियर नहीं होता. आप ये नहीं सोच सकते आपको पॉइंट लेफ्ट टू राइट जाएगा तो यहां से यहां तक लाई करेगा. सेंटर से चारों तरफ आप देखिए, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, वन पॉइंट इज रेंडमली सेलेक्टेड इनसाइड द बिगर सर्कल, बिगर व्हाइट सर्कल. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्लोजर टू सेंटर? तो आपका पॉइंट सर्कल के अंदर तो है. अब क्या चांस है कि छोटे वाले सर्कल के अंदर होगा? तो फिर हम बोलेंगे कि ये सेंटर के पास है. और जो हमने छोटा सर्कल ड्रॉ किया है, इसको बिल्कुल मिड पॉइंट पे ड्रॉ किया है. ये ऐसा कि अगर बाहर वाले सर्कल की रेडियस है स्मॉल r, तो ये रेडियस कितने हैं? दिस इज r/2. और ये सिर्फ इधर नहीं, चारों तरफ हो सकती है रेडियस, सर्कल के सेंटर के चारों तरफ. सर बीच मतलब है ना, जो पहले लाइन खींची थी ना, उसमें बॉर्डर पे मतलब सर्कल है, सर्कल के जस्ट बॉर्डर के जस्ट आगे की तरफ लाइन खींचेगी यहाँ पर. ठीक है, तो तुम अपना आंसर बताओ, क्या आएगा तुम्हारा आंसर? तुम्हारा आंसर क्या है इसका? एक सेकेंड,
सर एक बार लाइन ड्रॉ करिए। नहीं, वो तुम आंसर बताओ क्या आएगा तुम्हारे इस क्वेश्चन का। नहीं सर, लाइन ड्रॉ कहाँ ड्रॉ करनी है लाइन? एकदम सर जो टेंजेंट है उससे थोड़ी राइट साइड। हाँ ठीक है, ये लाइन डायग्राम खराब हो जाएगा, बिल्कुल इतना अच्छा बनाया हमने। ठीक है, फिर हाँ, फिर इस साइड भी लाइन ड्रॉ होगी, इधर भी, राइट साइड भी। मतलब हाँ, जो आपने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की थी ना, वहां पे भी लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, यहाँ भी ड्रॉ कर दिया हमने इधर। नो सर, ये नहीं, जो पहले करी थी आपने। तुम ये बताओ कि इसके बाद क्या होने वाला है। लाइन तो ड्रॉ हो जाएगी, एक आइडिया क्या है तुम्हारा, कैसे चलेगा आगे क्वेश्चन ये? सर वो तो याद नहीं आ। हाँ। सर ये मतलब कहीं से देख के बता रहे हैं शायद, तो आप या तो स्क्रीन शेयर कर दीजिए या फिर उनको फोटो नहीं, ये ये क्वेश्चन वो दूसरा नहीं है, ये तो आप क्वेश्चन से कंफ्यूज कर रहे हैं। तुम कल तो आओगे ना, मॉर्निंग क्लास में पूछ लेना मुझसे। मैं इसमें बता देता हूँ, जो कॉमन स्टूडेंट्स के डाउट्स आते हैं ना, वो मुझे पता है क्या क्या आते हैं। एक डाउट आता है इसमें कि भाई हम जब इसको सोल्व कर रहे हैं तो हम इसको लीनियर डील करें कि हम इसको सर्कुलर डील करें। इसका मतलब हुआ कि कई लोग कहते हैं कि ऐसे कि हम सेंटर से चले और हमें यहां तक जाना है, तो ये डिस्टेंस होगी r, और हमारे पास जो अलाउड है वो कितने r/2, तो आंसर हो जाना चाहिए 1/2। बट सर्कल का एक्सपेंशन लीनियर नहीं होता है, वो सेंटर के चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो दिस क्वेश्चन विल बी सोल्व्ड यूजिंग एरिया नॉट बाय लेंथ। तो जितना अवेलेबल एरिया है वो फेवरेबल हो गया, सॉरी ये जो फेवरेबल एरिया है दैट इज योर फेवरेबल केसेस। टोटल एरिया क्या हो जाएगा आपको, ये नंबर। और इतना ही नहीं है, हम इसको और बेटर कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा होता, ये तो उसकी लैंग्वेज अच्छे क्वेश्चन की लिया हमने, कि हमने एक सर्कल लिया, एक बड़ा सर्कल ले लिया, क्या था मैंने। और हमने एक और छोटा सर्कल लिया इसके अंदर, और जो छोटे सर्कल की रेडियस है इट इज 1/3 ऑफ द आउटर सर्कल। 1/3 है, यस सर। दिस इज r एंड दिस इज r डिवाइडेड बाय 3। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमने एक पॉइंट मार्क किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर पॉइंट लाइज इनसाइड द इनर सर्कल। तो इनर सर्कल जितना छोटा होगा प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो लेंथ ना होकर एरिया होगा। सो दिस एरिया इज योर फेवरेबल एरिया एंड टोटल एरिया इज द सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी विल बी पाई इंटू r/3 की पार्ट 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू r टू द पार्ट 2। दिस आंसर इज 1/9। और जितना आप सर्कल को छोटा करते जाएंगे उतनी ही प्रोबेबिलिटी ड्रेस्टिकली कम होती जाएगी। आप अगर रेडियस कर देंगे r/4, आंसर विल बी 1/16। तो हमारे क्वेश्चन में था कि भाई वो सेंटर के पास होगा कि दूर होगा, तो हमने सिर्फ उसको 1/2 करके सोल्व कर दिया, क्योंकि पास होने के लिए सिर्फ आपको मिड पॉइंट तक जाना होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें सैंपल स्पेस हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम उसको सिमेट्री बना के सोल्व करते हैं। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इवेंट्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो पहले कुछ क्वेश्चन हम इंडिपेंडेंट के लेंगे और फिर ये चैप्टर आधा सोल्व हो जाएगा आपका। देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होने चाहिए। एक तो नाम से क्लियर है कि ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है। हैपनिंग ऑफ इवेंट ए विल नॉट अफेक्ट हैपनिंग ऑफ इवेंट बी, तो दीज आर इंडिपेंडेंट। जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया, 10 मिनट बाद आपने दूसरे कॉइन को टॉस किया, तो पहले कॉइन का आउटकम सेकंड कॉइन को बिल्कुल इंपैक्ट नहीं करेगा एंड सेकंड कॉइन का आउटकम पहले वाले को इंपैक्ट नहीं करेगा। तो इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। या और आपने एक डाइस को थ्रो किया और हमने एक कॉइन को भी थ्रो किया, तो जो डाइस का आउटकम होगा वो कॉइन के आउटकम को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा। इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इस पे दो फॉर्मूले बहुत अच्छे। इफ A1 A2 A3, मान लीजिए 3 इवेंट्स है एंड सो ऑन, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कुछ भी इवेंट्स है अलग अलग हो सकती है, वो एक दूसरे पर असर नहीं डालते हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 शुड बी इक्वल टू। इस लाइन का मतलब है कि A1 भी होने चाहिए, A2 भी होने चाहिए, A3 भी होने चाहिए, सारी इवेंट्स एक साथ होने चाहिए। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया 3 बार, पहली बार भी हेड आना चाहिए, दूसरी बार भी हेड आना चाहिए, तीसरी बार भी हेड आना चाहिए। तो ऐसे केस में सबको हम इंटू कर देंगे। तो दिस आंसर शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 एंड सो ऑन।
सबको इंटू कर दीजिए आप। और ये बड़ा मीनिंगफुल समझ भी आता है कि हमने एक डाइस को थ्रो किया, 6 आने के चांस है 1/6। हमने डाइस को 2 बार थ्रो किया, दूसरी बार भी 6 आ जाए तो इसके और भी कम चांस होंगे, तो आंसर विल बी 1/6 इंटू 1/6। 3 बार टॉस किया, 3 बार थ्रो किया, तीनों बार 6 आ जाए, आंसर विल बी 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, बिकॉज ऑल द 3 आउटकम्स आर इंडिपेंडेंट। तो एक तो पहला केस याद रखना आप। दूसरा इसका एग्जांपल है, फिर हम इसको क्वेश्चंस करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन। यूनियन का मतलब होता है ईदर A1 और A2 और A3 और A4, कोई ना कोई इवेंट हो रही है। दिस आंसर इज इक्वल टू, इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 बार। ये कह रहे हैं भाई कम से कम एक इवेंट होने चाहिए, तो हम इसका ठीक अपोजिट सोचेंगे कि एक भी इवेंट नहीं हो रही है, तो आंसर आएगा 1 माइनस नन ऑफ द इवेंट इज हैपनिंग, A1 इज नॉट हैपनिंग, A2 इज नॉट हैपनिंग, A3 इज नॉट हैपनिंग एंड सो ऑन। तो ये दो फॉर्मूले आप इंडिपेंडेंट पे बड़े इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी जगह इसको हम यूज करते हैं। पहला तो हुआ कि सारी इवेंट एक साथ होने चाहिए, दूसरा हुआ कम से कम एक इवेंट होने चाहिए। इन दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। एक इसके एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको दोनों ये आइडिया क्लियर हो जाए। मान लीजिए क्वेश्चन है कि हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, 1 coin is tossed thrice, ठीक है। अब इस पे 2 क्वेश्चन है। पहला, all 3 are heads, बताओ कितना आंसर आना चाहिए। तीनों के तीनों हेड आ जाए, इस बात की क्या चांसेस है? 1/8। 1/8। पहली बात तो आपकी 3 इवेंट्स हैं, तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं और तीनों एक साथ हो भी रही है, तीनों हेड भी आ रहे हैं, तो आंसर विल बी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। दिस आंसर इज 1/8। दूसरा क्वेश्चन कहता है, इसका ठीक रही जैसे मैंने लिखा, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो कम से कम एक हेड है ना आएगा, तो उसका अपोजिट इवेंट क्या होगी, अनफेवरेबल इवेंट क्या होगी? एक भी हेड ना आए, एक भी हेड ना आए, तो इट इज 1 माइनस ऑल टेल्स। जब एक भी हेड नहीं आएगा तो सारे टेल्स आएंगे, और सारे टेल्स आने के हमें तरीके पता है। आंसर इज 1 माइनस 1/8। दिस आंसर इज 7/8। तो अगर क्वेश्चन में आपको देखते हैं कि फेवरेबल काफी सारे केसेस हैं, तो इट इज ऑलवेज ए बेटर आइडिया टू कैलकुलेट अनफेवरेबल केसेस एंड देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1। तो 1 माइनस अनफेवरेबल प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट। इनको हम लिख के भी देख सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन था हमारा, अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं आपको, तो ये ऐसे केसेस बन रहे हैं। हेड हेड हेड, केस 1, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, उसके बाद आएगा टेल, नहीं ये तो हमने काउंट कर दिया, सॉरी। फिर आएगा टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और 3 के 3 टेल्स। ये है 8 केसेस। इसमें से इसने बोला है कि एटलीस्ट 1 हेड इज देयर। तो अगर एटलीस्ट 1 हेड बोला है, तो या तो आप सबको काउंट करें, ये बेटर आप सिर्फ इसको काउंट कर लें और इसको 1 में से लेस कर दें। तो ये सेकंड वाली थ्योरम जो हमने लिखी वो ये है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन AN। दिस आंसर इज 1 माइनस A1 बार इंटू A2 बार इंटू A3 बार एंड सो ऑन। अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसके एक बार। चलिए क्वेश्चन ट्राई करके देखो आप। A coin is thrown 10 times. Find the probability that head comes at least once. $99/100। नहीं, वापस बताइए आंसर। तो 1 माइनस 1/2 की पावर 10। Yes, correct answer is 1 minus 1/2 to the power 10. At least 1 head. इसका मीनिंग है 1 माइनस नो हेड।
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इवेंट, हेलो सर, एक बार वो वाला क्वेश्चन, सर्कल वाला क्वेश्चन फिर से चलाना। हाँ तुम कल पूछ लेना ना मुझसे, सुबह क्लास में आओगे ना तुम। नहीं सर, अभी चलाओ आप। अभी तो उसको फिर वो ऑनलाइन करना पॉसिबल नहीं है उस मेथड डायग्राम को। कल जब तुम सुबह आओगी क्लास में, इंटीग्रेशन क्लास है, उसके बाद पूछ लेना मुझसे। सर प्लीज उस सर्कल में ऐसा कुछ है नहीं, कल बता दूंगा तुम्हें। सर है उसमें आंसर है वो तो ठीक है, लेकिन बाकी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते ना बिना देखे। कल सुबह पूछ लेना तुम मुझसे क्लास के बाद। सर एक बार करवा दो ना प्लीज। ऐसा क्या है उस क्वेश्चन में? सर एक बार चलाओ तो सही वो क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा मैं क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर देखेंगे उसको क्लास के एंड में, ठीक है। ठीक। तो पीई एटलीस्ट वन हेड आपको निकालना है, तो इट इज वन माइनस नो हेड। तो हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए। इस बात के चांसेस क्या होंगे बताओ? सबके सब टेल्स आने चाहिए। तो दिस आंसर इज 1 माइनस ऑल ऑफ देम आर टेल्स। टेल आने के चांस होते हैं 1/2 10 टाइम्स, 1/2 की पावर 10। दिस आंसर इज 1 माइनस 1/1024। 1/2 की पावर 10 इज 1/24, 1/1024। So this answer is 1023 divided by 1024, almost 1 है इसका आंसर। और ये होना भी चाहिए ऑलमोस्ट 1। अगर आप एक कॉइन को 10 बार टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स इज ऑलमोस्ट 1, क्योंकि 10 के 10 टेल्स नहीं आ सकते। 10 के 10 टेल्स आना एक रेयर इवेंट है। पहला भी टेल, सेकंड भी टेल, थर्ड भी टेल, फोर्थ भी टेल, लास्ट वाला भी टेल, रैंडम इवेंट एक्चुअली। तो ऑल ऑफ देम आर हेड 1/2 की पावर 10, all of them are tails 1/2 की पावर 10, at least one head 1 minus none of them is head, तो 1/2 की पावर 10 को हमने इसमें से लेस कर दिया। तो ये इसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो काफी क्वेश्चंस हैं जो इस आइडिया पर सोल्व होते हैं। एक इसका थोड़ा अलग क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई कीजिए। चलो देखते हैं कौन सबसे जल्दी इसका आंसर निकालता है। ए डाइस इज थ्रोन 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 comes at least once। सर 1 minus 5 to the power 3 by 6 to the power 3। यस, थोड़ा और सोल्व कर दीजिए गौरव, इसको कितना आंसर आएगा? Yes, sir. This one is 1 minus 5 की power 3 and 6 की power 3. वेरी गुड, 1 minus 5/6 to the power 3। ये उससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। जबकि ये कहते हैं डाइस इज थ्रोन 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 comes at least once। कम से कम एक बार 6 आना चाहिए। तो हमने डाइस को 3 बार थ्रो किया, 1 2 and 3। तो तीनों 6 आएंगे तो भी चलेगा, तीनों में से एक बार 6 आएगा तो भी चलेगा, 2 बार 6 आएगा तो भी चलेगा, तीनों 6 आएंगे तो चलेगा ही। तो हमारे अनफेवरेबल केस क्या है? वो है कि 6 बिल्कुल नहीं आता है। प्रोबेबिलिटी इज 1 minus 6 does not come। सिक्स आया ही नहीं है, एक बार भी नहीं आया तीनों बार में से। सो दिस आंसर इज 1 minus, तो पहली बार क्या आया? अदर देन 6। अदर देन 6 क्या होगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो पॉसिबिलिटी इज 5/6। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। सेकंड डाइस पर भी क्या आएगा? 5/6, और थर्ड पे भी कितना आएगा? 5/6। सो दिस आंसर इज 1 minus 125 डिवाइडेड बाई 216। इसको सोल्व भी कर दीजिए। दिस आंसर इज 91 डिवाइडेड बाई 216। ये इसका आंसर हो गया। तो एटलीस्ट एक बार 6 आने के चांस होंगे। 1 minus none of them is coming up, none of the outcome is 6। हर आउटकम 1 to 5 के बीच आ जाता है। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं चैप्टर को, तो आप कुछ कुछ क्वेश्चंस को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये आंसर बिल्कुल ठीक आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को अगर वेरीफाई करें तो देखें, ऐसा हो सकता है कि पहली बार 6 आया, बाकी 2 बार कुछ और नंबर आया, मिडिल बार 6 आया सेकंड टाइम, और फर्स्ट और थर्ड पे कुछ और नंबर आया, तीसरी बार 6 आया, पहले 2 पे कुछ और आया, फर्स्ट से 6, सेकंड से 6, थर्ड कुछ और नंबर, फर्स्ट से 6, लास्ट वन इज 6, सेकंड वन इज कुछ और नंबर, पहला कुछ और है, लास्ट के 2 6 है।
या फिर तीनों के तीनों 6 है। इतने सारे केसेस बनेंगे जिसको हमने एक स्टेप में सोल्व कर दिए। तो अगर पहला 6 है बाकी दो कुछ और है तो इसका आंसर आएगा 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। सही है, दिस इज 1/6, दिस इज 5/6, दिस इज अगेन 5/6। और बताओ ये केस कितनी बार रिपीट होगा? मिडिल वाला भी आएगा, ये भी इतना आएगा, और ये केस 3 बार रिपीट होगा। ठीक है, फिर आएगा ये वाला केस 6 2 बार आएगा, तो इट इज 1/6 इंटू 1/6, और एक बार अदर देन 6 नंबर आएगा 5/6। ये केस भी 3 बार रिपीट होगा। लास्ट आंसर आएगा 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। हमें सारे केसेस ऐड करने हैं, इधर केस 1 और केस 2 और केस 3 और केस 4, कोई ना कोई केस पॉसिबल होगा। तो सब में आप देख पा रहे हैं 1/6 की पावर 3, ये तो बाहर आ ही गया, इंटू ये जो 25 है ये कितनी बार काउंट होगा? 3 बार। 25 यहां, 25 यहां, 25 यहां, ये हो गया 75, प्लस 5 आ रहा है ऊपर। और ऐसे भी 3 केसेस है जब 2 बार 6 आता है, 5 इंटू 3 15, और ये एक केस है। दिस आंसर इज 91 डिवाइडेड बाई 216। बट ये तो सिर्फ समझाने के लिए, एक्चुअल कोई भी इसको यूज नहीं करेगा ऐसे मेथड को सोल्व करने के लिए। बेस्ट अप्रोच है ईदर फेवरेबल केसेस आर लेस और अनफेवरेबल केसेस आर लेस, दोनों में से जो कम है केसेस आप उसको सोल्व कर दीजिए, तो आप फिर उसको लेस करके आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। कुछ अच्छे बड़े ऐसे फनी क्वेश्चन भी होते हैं नॉर्मल, जिनमें ऐसा कोई खास लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी थोड़ा जीके ठीक होनी चाहिए और प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसको ट्राई कीजिए। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर विल हैव 53 संडेज? बहुत ही रूटीन और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, आपको याद भी होगा शायद आंसर कुछ लोगों को। जल्दी बताइए कितना आंसर? So 53/366. नहीं, वापस सोच के देखिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर विल हैव 53 संडेज? 365, sorry. 53/365. नहीं, ये आंसर नहीं है। अच्छा बताइए, एक पूरे साल में इन वन कंप्लीट ईयर हाउ मेनी संडेज आर देयर? 53. हर बार 53, फिर तो आंसर 1 ही हो गया ना इस क्वेश्चन का। 52 52 Yes, sir, 52. या मिनिमम 52। ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये तो रूटीन क्वेश्चन है। बताइए वन कंप्लीट ईयर में कितने संडेज होते हैं? कीर्ति आप बताओ। डिफिकल्ट बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन। The 52/365 plus 1. नहीं तो आंसर बता रहा हूं ना आप, ये नहीं। 1 ईयर में कितने संडेज होते हैं? 52 तो होते ही होते हैं। 52 तो होंगे ना भाई, हर 7 दिन में एक संडे आता है। तो आप सिंपल कर दीजिए 365 डिवाइडेड बाई 7, ये होता है कितना आंसर से आता है? 52 प्लस 1 रिमाइंडर, ये है स्टोरी। तो एक दिन एक्स्ट्रा आता है हर साल में। अगर सोचो ये 365 7 का मल्टीपल होता तो कैलेंडर कितना इजी होता, चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। अगर 1 जनवरी मंडे तो अगले साल ही मंडे। अब ये जो वन डे है इसकी वजह से शिफ्टिंग होती रहती है, तो 52 वीक्स तो होंगे ही होंगे ना। तो 52 संडे भी आएंगे, 52 मंडे आएंगे, 52 वेडनेसडे भी आएंगे। और अगर ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। दिस आंसर इज 52 प्लस 2। अब आपका रिमाइंडर 2 बच गया, मतलब 2 डेज एक्स्ट्रा आते हैं। अब वो जो एक्स्ट्रा डे है वो संडे हो सकते हैं, मंडे भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा होगा, इससे तो लीप ईयर की बात करें ना, 360, हम इसको सोल्व करेंगे। तो अगर ये एक और चीज इसके अंदर है, देखो ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज है ये क्या क्या हो सकते हैं? संडे मंडे भाई, ये तो आपके 52 वीक्स तो हो ही गए। ये तो हो ही रहे। उसके बाद जो 2 डेज एक्स्ट्रा है वो क्या क्या है? वो हो सकते हैं आपके 2 दिन, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, और क्या हो सकते हैं? संडे मंडे।
यस, यस का आंसर सही है 2/7। तो इतनी पॉसिबिलिटी है, बाकी को भूल जाओ 52 को। 52 वीक्स तो होंगे ही होंगे, वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है। वो जो बचे हुए 2 डेज हैं उनके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, उनके पास बताइए कितनी पॉसिबिलिटी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉसिबिलिटीज है। अब इन 7 में से बताइए संडे कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 बार। ट्वाइस। आंसर विल बी 2/7। अब आप कहेंगे भाई हमने पूरा हिसाब तो किया ही नहीं स्टार्टिंग का, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। आपका ईयर किस दिन से शुरू हुआ इस पर डिपेंड करेगा किस दिन पे एंड करेगा। एक नॉर्मल ईयर क्या होता है, जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे एंड होता है। लीप ईयर 2 दिन बाद एंड होता है। तो हमें तो जो एक्स्ट्रा 2 डेज बचे उनको आप देखो, उनके पास क्या क्या चॉइस है। तो लगातार होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि मंडे के बाद फ्राइडे आ गया। तो मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, अप टू संडे टू मंडे। तो 7 पॉसिबिलिटीज है। उन 7 में से हमें कितनी बार दिखाई दे रहा है? संडे आपको 2 बार दिखाई दे रहा है। तो आंसर कितना हो गया? 2/7। आप सोचिए अगर ये लीप ईयर नहीं होता तो क्या आंसर होता? 1/7। 1/7। 1/7। अगर ये नॉन लीप ईयर होता, हम इसी क्वेश्चन को ले सकते हैं, ईयर इज नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर के केस में 53 संडे आने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो नॉन लीप ईयर ऐसा होगा कि भाई लास्ट में सिर्फ एक ही दिन बचेगा। ये तो आएंगे आपके पहले 52 वीक्स, एक दिन बच गया आपका। तो जो 1 डे बचा, इट कैन बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये 7 पॉसिबिलिटी। इसमें संडे कितने बार आ रहा है? सिर्फ एक बार। तो आंसर विल बी 1/7।